सुप्रभात अजीज दोस्तों और मेरे छात्र छात्राओं। आज 7 मई 2020 को मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम बिजोलिया किसान आंदोलन है। आपके कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपकी और आपके परिवार की और आपके अजीज सभी मित्रों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और सीधा बिंदु पर आता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो एक बिंदु जो हमने लिया है बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 3 चरणों में संचालित किया गया था। पहले ये संचालित हुआ 1897 से 1906। दूसरा चरण इसका रहा 1906 टू 1914। तीसरा चरण इसका रहा 1914 टू 1941। यहाँ तक ये चरण आपके संचालित हुए। बिजोलिया किसान आंदोलन जो एक बड़ा श्रेष्ठ आंदोलन था, ये किसान आंदोलन 41 वर्ष भारत का सबसे पहला आंदोलन था जो संगठित था, व्यवस्थित था, अहिंसात्मक था और सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। 4 शब्द जुड़ गए: संगठित, व्यवस्थित, अहिंसात्मक और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था, जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। अब इसकी पृष्ठभूमि में है कि बिजोलिया जो क्षेत्र है वो किस जिले का हिस्सा है। तो वर्तमान समय में भीलवाड़ा का हिस्सा है। मैं एक इसके पीछे छोटी सी उक्ति छुपी हुई है, वो आप तक शेयर करूं कि बिजोलिया किसान आंदोलन, ये बिजोलिया थी वो उपरमाल रियासत थी। तो यहाँ पर आपको एक शब्द मिलेगा उपरमाल रियासत। ये उपरमाल रियासत क्या थी? आपने एक युद्ध पढ़ा है, 27 मार्च सन 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था और राणा सांगा की ओर से इस युद्ध में भाग लिया था। वो गजनेर एक रियासत थी जो आपके यूपी में, और यूपी में एक रियासत थी गजनेर। उस गजनेर यूपी रियासत के शासक थे अशोक परमार। उस अशोक परमार जो है, उस अशोक परमार ने राणा सांगा का सहयोग किया था, इसलिए खुश होकर उसने इनाम स्वरूप इसे उपरमाल रियासत दे दी थी। ये उपरमाल वर्तमान समय के अंतर्गत बिजोलिया भीलवाड़ा से कहाँ तक है? बेसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का हिस्सा है। यानी ये जो क्षेत्र है बिजोलिया, ये भीलवाड़ा से बेसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का हिस्सा है, वो उपरमाल कहलाता है। और ये रियासत उसको उस समय इनाम स्वरूप दी गई थी। उस समय जो पहला चरण था, उस समय यहाँ के सामंत ठाकर जो जागीरदार थे, एक बात मैं बता दूं, ये बिजोलिया मेवाड़ के अधीन था। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इस समय जो पहले शासक थे, पहले जो 1906 ईस्वी तक यहाँ के 3 शासक यहाँ पर हुए थे पूरे आंदोलन के दौरान। पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह, पहले नंबर पर है कृष्ण सिंह, दूसरे पर पृथ्वी सिंह, तीसरे पर केसरी सिंह। ये 3 सामंत जागीरदार थे कहाँ के? यहाँ के। तो कृष्ण सिंह जिस समय सामंत जागीरदार थे और मेवाड़ के महाराणा उस समय हुआ करते थे, जिसका नाम था फतेह सिंह। और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के समय इस कृष्ण सिंह ने लाल बागों में काफी वृद्धि कर दी थी। इसलिए क्या हुआ कि एक गंगाराम धाकड़ थे और उस गंगाराम धाकड़ का मृत्यु भोज था। गंगाराम धाकड़ का मृत्यु भोज था और उस मृत्यु भोज, यह गंगाराम धाकड़ का जो मृत्यु भोज था, उस पर एक सभा हुई थी, मीटिंग हुई थी। और वो कहाँ हुई? गिरधरपुरा में। कहाँ हुई मीटिंग? गिरधरपुरा में मीटिंग हुई थी। गंगाराम धाकड़ का मृत्यु भोज था उस पर। तो 2 व्यक्ति इसके अंतर्गत उभर के आए। पहला व्यक्ति जो इसके अंतर्गत उभर के आया, उसका नाम था नानक पटेल और दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था ठाकरी पटेल। ये जो नानक पटेल है, ये बेरीसाल गांव का था। कहाँ का था? बेरीसाल गांव का था। और ये जो ठाकरी पटेल है, ये गोपालपुरा का था। ये कहाँ का था?
गोपालपुरा का था, तो ठाकरी पटेल, नानक पटेल थे। इन दोनों को भेजा किसके पास, जो उस समय फतेह सिंह मेवाड़ के महाराणा थे, कि आप दोनों जाइए और कृष्ण सिंह के बारे में ये शिकायत लेके जाइए कि इन्होंने हमारे ऊपर जो लागबाग है वो बढ़ा रखी है, अब इसमें हमें थोड़ी रियायत दो। तो ये दोनों व्यक्ति वहां गए, तो राजा ने इस पर एक आयोग बैठा दिया जांच के लिए कि इसकी सच्चाई क्या है। इसकी सच्चाई को जानने के लिए इसने एक आयोग बैठाया। उस आयोग का नाम है हामिद हुसैन आयोग। इस आयोग का गठन फतेह सिंह ने किया इसकी जांच के लिए, लेकिन हामिद हुसैन साहब जो थे उसने रिपोर्ट सही नहीं दी, इसलिए मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन इस शिकायत से नाराज हो गया कौन, इस शिकायत से नाराज हो गया कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह ने क्या किया कि कृष्ण सिंह ने उस समय नाराज होकर सन 1903 ईस्वी के अंतर्गत एक नया कर लगा दिया, और उस नए कर का नाम है चौरी कर। ये चौरी कर क्या था, एक किसी भी जो यानी कि राज परिवार में जब शादी होगी तो उसे 5 रुपए अपनी पुत्री की विवाह पर टैक्स देना होगा। प्रत्येक परिवार के में कोई शादी होगी जिस किसी परिवार में, तो उसको 5 रुपए टैक्स के देने होंगे। ये कर लगा के बहुत ज्यादा था उस समय 5 रुपए। तो जितनी भी शादियां थी आज जैसे कोरोना की वजह से स्थगित हुई है, उस तरीके से सारे जो उत्सव थे, समारोह थे, वो यानी स्थगित हो गए। ये गलत भी था, लेकिन उस समय कुल मिला के 84 लाख थी। अब देखो कि अगर एक किसान से 84 प्रकार की लाग ली जाए तो बहुत ज्यादा है। तो उस समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण लाग थी, जैसे चौरी कर था, कृष्ण सिंह नाम के सामंत ने लगाया था। तो आप जैसे नाम लिख देते हो कि भी कृष्ण सिंह सामंत ने चौरी कर लगाया, 5 रुपए ये कर यानी कि निर्धारित किया था उन्होंने। उसके अलावा भी बहुत सी लाग थी, जैसे आबियाना शुल्क था, जैसे इसका जिक्र आप बीकानेर किसान आंदोलन में लिखोगे। आबियाना शुल्क था जो सिंचाई के ऊपर लगता था, ये बहुत बड़ा कर था उस समय। एक जकात कर था। जकात कर क्या था, ये जकात कर था जो सीमा शुल्क था शेखावाटी का, यानी ये कर कहाँ पर था, शेखावाटी में था। और शेखावाटी में भी किसके रूप में इसको लिया जाता था, सीमा शुल्क के रूप में लिया जाता था। राजस्थान की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी ने इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया था। इस जकात के विरुद्ध झुंझुनू क्षेत्र के नरोत्तम लाल जोशी ने एक आंदोलन खड़ा किया था, और इस जकात के विरुद्ध एक सबसे बड़ा जो सहयोग यानी दिया था दौलत राम सहारण ने। और दौलत राम सहारण जो है उसे सहारण का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से था, चूरू से, जिन्होंने इसमें योगदान भी दिया था कि इसके विरुद्ध आवाज उठाई। इस दौलत राम सहारण को क्या कहते हैं, थार का गांधी कहते हैं। तो आपको पूछ सकता है कंपटीशन में, जैसे कंपटीशन में पूछा था चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं, तो आगे पूछ सकता है आपको थार का गांधी किसे कहते हैं। दौलत राम सहारण को कहते हैं, जो चूरू के रहने वाले थे। उस दौलत राम सहारण ने इस जकात के विरुद्ध क्या किया था, अपना सहयोग उनके द्वारा किया गया। दूसरी पंडित जी की लाग, गंगा सिंह के घोड़े की लाग, ये अन्य लाग हम आपको बताऊं यहाँ पर। जैसे गंगा सिंह के घोड़े की लाग, दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पर जो दूसरी लाग जी पंडित जी की लाग। उसके बाद में जो 2 अन्य लाग जो थी, जैसे तलवार बंदाई, ये तलवार बंदाई जो थी, ये तलवार बंदाई लगाई थी 1906 में। और तलवार बंदाई वाला जो टैक्स लगाया था वो कृष्ण सिंह ने नहीं लगाया, पृथ्वी सिंह ने लगाया था। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि तलवार बंधाई वाला जो टैक्स है वो कौन सी रियासत पर लागू नहीं था, कौन सी ऐसी राजस्थान की रियासत थी जिस पर तलवार बंधाई का टैक्स लागू नहीं था। तो ये तलवार बंधाई का टैक्स लागू नहीं था, वो किस पर नहीं था, जैसलमेर पर लागू नहीं था। यानी ये जो कर था वो जैसलमेर नहीं देता था। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा एक लाग और थी जिसका नाम था धुआं लाग। ये धुआं लाग क्या, ये होली टैक्स था। जैसे आज भी हमारे सामाजिक सरोकार में क्या होता है कि जब होली का उत्सव होता है तो दूसरे दिन जो चंदे किए जाते हैं अलग अलग गाँव में, तो उस समय क्या होता था, होली पर एक टैक्स लगता था और उस होली टैक्स को क्या कहते थे, धुआं लाग कहते थे। तो धुआं लाग वो थी जो होली के ऊपर यानी कि एक टैक्स के रूप में ली जाती थी। उसके अलावा
यहाँ पर जो एक लाभ और की काम था, जैसे राजा कोई दुर्ग का निर्माण कर रहा है, राजा अपने यहाँ भवन का निर्माण कर रहा है, या राजा कोई मीनार बना रहा है, तो उसके लिए कर लिया जाता था काम ठकर। अगर राजा पर कोई विपत्ति आ गई और राजा ने कोई पड़ोसी राज्यों से सेना सहयोग के लिए बुला ली, तो उनके लिए खर्चा भी चाहिएगा, तो खर्चे के लिए वहाँ पर एक लाग ही थी, और उस लाग का नाम क्या था, खिचड़ी लाग, वो जो वहाँ पर थी वो उसके अंतर्गत क्या होती थी, लागू होती थी। तो कई प्रकार की लागें उस समय थी, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत कुल 84 प्रकार की लाग थी। अब एक बात बताइए आप यहाँ पर कि 84 प्रकार की लाग तो उस समय लागू थी, ये बात तो बड़ी थी, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन जब खड़ा हुआ था तो इसको खड़ा करने में एक जाति थी जिसका नाम था धाकड़। इस धाकड़ जाति ने किसके विरुद्ध यह आंदोलन खड़ा किया था, तो दो भूराजस्व पद्धतियों के विरुद्ध किया था शुरू में। और वो दोनों भूराजस्व पद्धति कौन सी थी, एक तो कुत्ता और एक लाटा। ये कुत्ता और लाटा क्या है, मान लो किसी खलिहान में फसल खड़ी है और उस खड़ी फसल का कर निर्धारण कर दिया जाता है, और जब खड़ी फसल का कर निर्धारण कर दिया जाता है तो उस प्रथा का नाम होता है कुत्ता। अब फसल निकल गई और निकलने के बाद में, जिसको मारवाड़ी में हम रास कहते हैं, कि अनाज रखा हुआ है और उसका बंटवारा होता है, उस पद्धति को आप कहते हैं लाटा पद्धति। तो ये दो पद्धति थी। अब शुरू में जो शिकायत दर्ज हुई थी वो लागों के विरुद्ध नहीं हुई थी, बल्कि शुरुआत की जो शिकायत दर्ज हुई थी हामिद हुसैन को जब आयोग में बैठाया गया था, तो वो लाटा और कुत्ता जो पद्धति थी उसके विरुद्ध ये बड़े स्तर के ऊपर क्या उठी थी, आवाज उठी थी। बिजोलिया किसान आंदोलन में जब कृष्ण सिंह थे, उनकी मृत्यु होगी 6 ईस्वी में, नए आ गए, 14 तक रहे, पृथ्वी सिंह जी रहे। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई लगाई, जैसलमेर इस कर में नहीं आती थी। तो पृथ्वी सिंह जी के बाद में क्या हुआ कि यहाँ किसान आंदोलन जो है वो एक नई गति पर आ गया, लोग संगठित होने शुरू हो गए। लेकिन आपको एक बात पूछता है कि जैसे सेकंड ग्रेड एग्जाम 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था और उसमें एक बात पूछी गई थी कि इस किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो इस किसान आंदोलन की शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा, तो आप एक नाम लिखें, साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम दास है, उसने इस किसान आंदोलन की शुरुआत की। इसके दो व्यक्ति सहयोगी भी रहे, एक तो ब्रहादेव जो हैं और एक फतेह चरण। ये व्यक्ति जो है फतेह चरण और आचार्य ब्रहादेव जो हैं वो सहयोगी थे, और सीताराम दास के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत 1897 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी, जो 41 वर्ष तक लगातार ये आंदोलन चलेगा। तो इसके प्रथम चरण की शुरुआत जो की गई है वो प्रथम चरण की शुरुआत साधु सीताराम दास के द्वारा की गई थी। एक बात और देखिए यहाँ पर कि साधु सीताराम दास का है, लेकिन आप कहोगे सर इसमें तो विजय सिंह जी पथिक का नाम भी जुड़ता है किसान आंदोलन में। देखो, विजय सिंह जी पथिक के पास 1914 में आमंत्रण भेजा था, किसने, साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास ने 1914 ईस्वी में विजय सिंह पथिक के पास आमंत्रण भेजा कि आप इस आंदोलन से जुड़िए, लेकिन वो 14 में नहीं जुड़े थे, वो 14 में नहीं जुड़े, वो जुड़े कब, 1916 में जुड़े। एक बात तो ये महत्वपूर्ण, कितने टाइम तक जुड़े रहे, 1923 तक जुड़े रहे। 1923 में जब ये आंदोलन चरम पर बढ़ा तो विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करके सराड़ा जेल भेज दिया। कौन सी जेल में भेज दिया, सराड़ा जेल में भेज दिया। और सराड़ा जेल में जब उसको भेज दिया गया था तो उस सराड़ा जेल में रहते हुए उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रहलाद विजय। ये प्रहलाद विजय नाम की पुस्तक सराड़ा जेल में लिखी थी विजय सिंह पथिक ने, और उसको सराड़ा जेल 1923 में भेजा। 1923 में सराड़ा जेल से इसको रिहा किया गया था तो 1927 में कर दिया गया। अब ये 4 साल तक तो रहे जेल में और 14 में जुड़े। जब विजय सिंह जी पथिक इस आंदोलन से जुड़े तो विजय सिंह जी पथिक ने एक विद्या प्रचारणी नाम की संस्था बनाई थी, विद्या प्रचारणी संस्था बनाई थी। यानी विद्या प्रचारणी संस्था का जो गठन किया गया वो विद्या प्रचारणी संस्था का गठन यानी किया गया है विजय सिंह जी पथिक के द्वारा। लेकिन एक नोटेड बात आपको और बता दूं कि इस पर नोट लगा लीजिएगा, ऐसी बातों में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ विद्या प्रचारणी है लेकिन इसके साथ एक शब्द लिख दिया जाएगा नगरीय प्रचारणी संस्था।
अगर विद्या प्रचारणी संस्था है तो विद्या प्रचारणी संस्था में 1914 आएगा और इसकी स्थापना हरि भाई किंकर और विजय सिंह पथिक ने की थी। तो कितने व्यक्ति जुड़ गए? 2। कौन कौन जुड़ गए? एक तो विजय सिंह जी पथिक जुड़ गए और एक हरि भाई किंकर जुड़ गए। लेकिन नगरीय प्रचारणी जो संस्था है वो कहाँ की है? धौलपुर की है। और नगरीय प्रचारणी जो संस्था धौलपुर की है उसके भी 2 ही संस्थापक हैं। 1934 में ये संस्थापित हुई थी और 1934 में इसमें एक तो था ज्वाला प्रसाद, एक तो ज्वाला प्रसाद है और एक जौहरी लाल है। कौन है? एक तो जौहरी लाल है और एक ज्वाला प्रसाद है। ये दोनों व्यक्ति हैं वो नगरीय प्रचारणी संस्था के संस्थापक हैं और हरि भाई किंकर और विजय सिंह पथिक है वो इस संस्था के संस्थापक रहे। अब इसी संस्था से इसको नई गति मिल गई, आंदोलन को एक नई दिशा मिल गई। अब नई दिशा मिली तो क्या हुआ कि लोगों के मन में एक विचार आया कि इस आंदोलन में अपना सहयोग देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि 1917 ईस्वी में एक निर्णय लिया और 1917 ईस्वी के अंतर्गत उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। मैं सभी जुड़े हुए मेरे अजीज मित्रों से और जुड़े हुए मेरे जितने भी छात्र हैं जो मेरे हृदय की कणिकाओं के बीच विराजमान हैं, उनकी भावनाएं और उनका दुआ स्वरूप जो है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट मैं यहाँ करूँगा कि अब जो आने वाला जो टॉपिक होगा उसमें 2-3 आयोग आएंगे। जैसे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आएगा, एक फतेह सिंह की ओर से संगठित जांच राज सिंह आयोग आएगा, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा देखिएगा। तो उपरमाल पंच बोर्ड का गठन हुआ। अब एक बात तो यह कि उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया किसने? तो यानी कि उपरमाल पंच बोर्ड में वही 2 व्यक्ति आए थे, ठाकरे पटेल और नानक पटेल। लेकिन इस उपरमाल पंच बोर्ड का गठन हुआ 1917 में। इसको आप पंचायत बोर्ड भी कह सकते हैं, ये भी आपको एक बात रखना है, इसको आप पंचायत बोर्ड भी कह सकते हैं। दूसरी बात देखिए, उपरमाल पंच बोर्ड जो है, इस उपरमाल पंच बोर्ड में सरपंच बनाया गया मुन्ना पटेल। तो एक बात तो आपको ये याद रखनी है, मुन्ना पटेल। दूसरे नंबर की बात ये है जो मुन्ना पटेल के साथ ठाकरे पटेल और यानी कि इसके बाद में नानक पटेल, नानक पटेल और ठाकरे पटेल ये 2 इसके सदस्य बने। नानक पटेल थे वो वेरीसाल के थे, ठाकरे पटेल जो गोपालपुरा के थे, मुन्ना पटेल जो उपरमाल रियासत के सरपंच बनाए गए। इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया। वैसे तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को कहा जाता है। प्रेस दिवस 16 नवंबर को होता है। प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मैकटॉक को कहते हैं और लॉर्ड लिटन को प्रेस का घातक शत्रु कहते हैं, क्योंकि 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। तो प्रेस को वैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन उस समय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बना था, वो बना था कौन सा? उपरमाल पंच बोर्ड था, वो बना था। दूसरी चीज यहाँ देखिए, अब आंदोलन थोड़ी गति पर बढ़ गया, आंदोलन बढ़ने लगा और धीरे धीरे गति बढ़ती चली। अब क्या हुआ? विजय सिंह जी पथिक ने अच्छा प्रयास किया और वो प्रयास क्या किया उन्होंने 1919, यहाँ पर मैं एक शब्द और क्लियर कर, अगर आप राजस्थान अध्ययन कक्षा 11 में पढ़ोगे तो वहाँ पर यह तिथि 1920 और 21 दी हुई है, लेकिन बाकी जितनी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकें हैं उन बुकों में आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ अलग है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये दी हुई है। अब इनमें एक चीज़ आती है कि 1919 ईस्वी में वर्धा नाम की एक जगह है। वर्धा कहाँ पर है? गुजरात में है, लेकिन कई बार इसे महाराष्ट्र दर्शाया जाता है क्योंकि उस समय तो महाराष्ट्र में ही था। तो वर्धा नाम की जगह गुजरात के अंतर्गत जो है वहाँ पर एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था राजस्थान सेवा संघ। यानी उस संगठन का नाम क्या? राजस्थान सेवा संगठन बनाया गया था। और राजस्थान सेवा संगठन जो बनाया गया था उसका गठन वर्धा में हुआ 1919 में। वहां से इसने एक पत्रिका निकाली विजय सिंह जी पथिक ने, और विजय सिंह जी पथिक ने वहां से एक पत्रिका निकाली जिसका नाम रखा गया राजस्थान केसरी। यानी कि वहां से एक पत्रिका निकाली जिसका नाम क्या रखा गया? राजस्थान केसरी रखा गया। फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, ये थोड़ी दूरी पर है, इसे राजस्थान में लाया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि 1920 में इस राजस्थान सेवा संघ जो है इसका स्थानांतरण कर दिया। तो स्थानांतरण किया वो 1920 में कर दिया, और कहाँ कर दिया? अजमेर कर दिया। और 1920 ईस्वी में जब अजमेर इसका स्थानांतरण हुआ तो 1921 में एक पत्रिका निकाली, सेकंड ग्रेड में भी पूछ लिया गया, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ लिया, राजस्थान पुलिस में भी पूछ लिया। इस 1921 ईस्वी के अंतर्गत यानी
इन्होंने एक पत्रिका और निकाली है जिसका नाम है नवीन राजस्थान। लेकिन मैं आपसे एक बात बता दूं आपको कि यहाँ पर इसको तरुण राजस्थान के रूप में भी पूछा जा सकता है, इसका ही नाम है, इसको तरुण राजस्थान भी आप लिख सकते हो और इसको नवीन राजस्थान भी आप लिख सकते हो। ये पत्रिका वहां से इन्होंने निकाली थी। लेकिन जब उपरमाल पंचबोर्ड का गठन हुआ तो इसको नई गति देने में इनका योगदान कम था, क्योंकि ये बाद में स्थापित हुई। जिस समय उपरमाल पंचबोर्ड हुआ था उसको गति देने में एक नई पत्रिका का योगदान था, प्रताप। और प्रताप नामक पत्रिका जो है, ये प्रताप नामक पत्रिका निकाली किसने? ये प्रताप नामक पत्रिका निकाली थी गणेश शंकर विद्यार्थी। ये किसने निकाली थी? गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाली थी। कहां से निकाली थी? कानपुर से निकाली थी। अब कानपुर है जहां पर राष्ट्रीय दलन अनुसंधान केंद्र है। दोबारा बोल रहा हूं कि कानपुर के अंतर्गत राष्ट्रीय दलन अनुसंधान केंद्र है। और कानपुर प्रसिद्ध किसके लिए है? ये कानपुर जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लेदर के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान का कानपुर किसको कहते हैं? कोटा को कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के कारण कोटा को, यानी कि औद्योगिक राजधानी के कारण इसको ये चीज कही जाती है। कानपुर है वो लेदर के लिए काफी क्या रहा? प्रसिद्ध रहा। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने यहाँ पर प्रताप नामक पत्रिका निकाली। उस समय यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। तो महात्मा गांधी जी को इस आंदोलन की सूचना मिली कि भाई आंदोलन जो है वो बड़ा चल रहा है, क्योंकि जब हरियाली अमावस्या, जो श्रावण अमावस्या को कहते हैं, वहां पर यानी कि उपरमाल पंचबोर्ड 1917 में बन गया, तो इसकी गतिविधियों की सूचना उनके पास से थी। हरियाली अमावस्या को वृक्ष मेला लगता मांगलियावास अजमेर के अंतर्गत, और दूसरा वृक्ष मेला लगता भाद्र विजयादशमी को खेजड़ली गांव जोधपुर में। ये दो वृक्ष मेले भी लगते हैं राजस्थान के अंतर्गत, जो संपूर्ण पर्यावरण के लिए एक अनूठा उदाहरण है। गांधी जी ने क्या किया? दो व्यक्तियों को भेजा। एक तो भेजा उन्होंने महादेव जी देसाई, जो उसके हिंदी सचिव थे, तो महादेव जी देसाई को भेज दिया और महादेव जी देसाई को भेजा गया। और दूसरे नंबर पर उन्होंने किसको भेजा? घनश्याम दास बिड़ला को भेजा। घनश्याम दास बिड़ला को भेजा कि आप देखो तो सही है इतना बड़ा आंदोलन क्यों हो गया, इसके पीछे रीजन क्या है, इनको भेजा। अब उस समय क्या हुआ कि उस समय अंग्रेज अधिकारी थे रॉबर्ट। तो ये बात थोड़ी सी आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे। उस समय अंग्रेज अधिकारी थे रॉबर्ट, और रॉबर्ट की अध्यक्षता में 3 सदस्य बोर्ड बना। रॉबर्ट की अध्यक्षता में 3 सदस्य बोर्ड बना, और इस रॉबर्ट की अध्यक्षता में जो 3 सदस्य बोर्ड बना, उसके अंतर्गत जो बने थे वो 1919 ईस्वी के अंतर्गत, यानी कि इसने 1922 ईस्वी के अंतर्गत रॉबर्ट आए थे। तो रॉबर्ट ने 84 में से 35 लागत कम कर दी थी, यानी 35 लाख उन्होंने क्या कर दी थी। लेकिन इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था, उसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। यहाँ भट्टाचार्य आयोग, मोबाइल से आप तक ये क्लास पहुंचा रहा हूँ, आपको दिक्कत और परेशानी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। टेक्नोलॉजी की समझ और कुछ मेरे पास अभाव होने के कारण आपके तक पहुंचने में थोड़ी दुविधा है, लेकिन आपकी दुआओं से मैं इसे शुद्ध करने का प्रयास करूंगा। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना, और बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग है, उस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के 2 और सदस्य थे। एक सदस्य का नाम तो उसमें अफजल था, और दूसरा सदस्य जो उसके अंतर्गत शामिल हुआ था वो मेहता साहब, यानी कि उसके अंतर्गत शामिल हुए थे। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग हुआ, तो इसके अफजल सिंह नाम के जो व्यक्ति थे और एक मेहता थे, ये 2 उसके अन्य सदस्य वहां पर बने थे। तो ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के सदस्य बने। इसने अपनी रिपोर्ट दी कि आंदोलन क्यों बढ़ा। अब फतेह सिंह जी उस समय राजा थे नहीं, क्योंकि वहां पर राजा बदल चुके थे। अब बदल चुके थे तो उन्होंने एक नई समिति का गठन किया, भूपाल सिंह जैसे राजा ने, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक आयोग बनाया, और उन्होंने एक आयोग इसकी जांच के लिए बनाया था जिसका नाम था राज सिंह आयोग। और ये राज सिंह की अध्यक्षता में बनाया था वैसे, और राज सिंह की अध्यक्षता में बनाया तो 2 इसके और सदस्य थे, एक रामाकांत, और रामाकांत के अलावा एक सदस्य और इसका था, जिस रामाकांत के अलावा जो इसके सदस्य थे तख्त सिंह। तख्त सिंह इसके क्या थे? सदस्य थे। तो तख्त सिंह थे और रामाकांत इसके सदस्य राज सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में। ये मेहता साहब की जगह एक चीज और बताऊं आपको, ये मेहता साहब तो वो थे जो मेवाड़ के कृषि मंत्री थे,
1941 में अंत इन्हीं के माध्यम से होता है। इन्होंने मेहता साहब ने भी खुद नहीं गए थे इसमें, इसने अमर सिंह राठौड़ को भेज दिया था। यहाँ पर अमर सिंह राठौड़ को भेज दिया था। ये बात, ये मेहता तो कृषि मंत्री थे उस समय मेवाड़ के, तो इन्होंने जांच के लिए वो चीज वहां पर भेज दी। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो प्रगति की ओर आ गया। अब 23 में विजय सिंह जी पथिक थे, वो सो अलग हो गए। अब उनकी जगह जुड़े कौन? हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा। तो इस आंदोलन की थोड़ी जो कमी रही, आंदोलन की जो धाकड़ जाति में थोड़ी कमी जो आई, उसको नई गति देने का प्रयास जो किया, वो नई गति देने का प्रयास किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। ये माणिक्यलाल वर्मा जो थे, ये माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा पंछीड़ा, एक पुस्तक लिखी मेवाड़ का वर्तमान शासन, एक आश्रम स्थापित करवाया खादलाई आश्रम। तो खादलाई आश्रम बनाया, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक लिखी, पंछीड़ा गीत लिखा और इस आंदोलन को नई गति देने का प्रयास किया। इनकी पत्नी श्रीमती नारायणी देवी जो राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य रही है 1962 में, ये प्रश्न पिछली सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि 1962 में, हाँ सीधा प्रश्न नहीं था, उसमें तथ्य थे कि निम्न में से कौन से तथ्य सही है। तो 1962 में इनकी पत्नी नारायणी देवी भी रही। आंदोलन में तो इनकी पुत्री स्नेहलता का भी योगदान अच्छा रहा था। और ये वही माणिक्यलाल वर्मा है जिस माणिक्यलाल वर्मा ने एक संस्थान बनाया था जिसका नाम था आदिम जाति शोध संस्थान। यह संस्थान माणिक्यलाल वर्मा ने बनाया। अब बोर्ड की समरी का टॉपिक तो जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वो यही आता है। अब क्या हुआ कि आंदोलन 1927 तक विजय सिंह जी पथिक भी हट गए थे, ये व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या किया जाए, आंदोलन गति पर बढ़ रहा था। तो अंतिम समय पर क्या हुआ कि आंदोलन जब धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया तो इसकी रोक के लिए क्या किया कि 1941 ईस्वी के अंतर्गत जो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह थे उसके कृषि मंत्री थे मोहन सिंह मेहता, यानी उसके कृषि मंत्री थे कौन थे? मोहन सिंह मेहता थे। और उस मोहन सिंह मेहता ने क्या किया कि उस कृषि मंत्री ने एक समझौता किया और उस समझौते के तहत 1941 में इस आंदोलन का क्या हो गया? अंत हो गया। इस तरीके से एक धाकड़ जाति के द्वारा संचालित ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष की एक अलग बना जिसमें काफी लोगों ने अपना योगदान इसके साथ जोड़ा। दूसरी बात, इसके अंतर्गत आपको 6 चीजों पर विशेष फोकस करना है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, हादिम हुसैन आयोग, उसके अलावा राज सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया आयोग जो है, 5-6 पत्रिकाओं पर विशेष गौर आपको करना, कुछ करों पर, यानी जैसे धुआं लाग, कामठा लाग, कुत्ता लाट, उसके बाद लाटा प्रथा, कुत्ता प्रथा, इन पर विशेष आपको फोकस करना है। फिर भी अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं तो आप मेरे से इसी तरीके से आप जुड़े रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे को कमियों को मेरे सामने उजागर करेंगे जो एक अच्छे शिक्षक को बनने में जो सहायक होती हैं और मुझे बताएंगे। मैं सभी आपके परिवार की कुशल समझता और स्वस्थता की कामना करता हूँ। आप हमेशा तरक्की करें, उन्नति करें। जय हिंद, जय भारत।